नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। कारगिल की आंखों देखी हम बात कर रहे हैं इस सीरीज में उन पत्रकारों से जिन्होंने कारगिल युद्ध को कवर किया, ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की, बम बारूद गोलाबारी के बीच से। उनका अनुभव कैसा रहा इस युद्ध को भारत को जीतते हुए देखते हुए। जब पाकिस्तान की ओर से लगातार भीषण गोलाबारी की जा रही थी, उसका जवाब भारतीय सैनिक दे रहे थे। उसके समानांतर ऐसी कई कहानियां चल रही थी उस जीत की कहानी के साथ, जिसे जानना बहुत दिलचस्प रहेगा। और इसी कड़ी में भारत तक देश के सामने लेकर आ रहा है उन रिपोर्टरों की आप बीती जिन्होंने कारगिल को अपनी आंखों से देखा। हमारे साथ मौजूद है अंशुमन त्रिपाठी जी। सर, बहुत स्वागत है आपका भारत तक पर। कहाँ थे सर आप जब मालूम चला आपको कि देश में युद्ध हो गया है, और वो वक्त कौन सा था जब आपसे कहा गया कि अब तो आपको जाना पड़ेगा युद्ध में? नहीं, पहले दौर में तो जब शुरू हुआ तब रिपोर्टरों को भेजा गया। मैं पार्लियामेंट कवर कर रहा था, राजेश शर्मा जी का एक कार्यक्रम स्टार प्लस पे चला करता था आज की बात के नाम से, तो उसमें मैं स्पेशल करेस्पॉन्डेंट था। तो मैं पार्लियामेंट कवर करना, कांग्रेस कवर करना, पॉलिटिकल बीट पर काम कर रहा था। तो मेरे एक साथी पहले दौर में गए थे, 4-5 दिन कवर करके वो वापस आ गए थे। लेकिन जैसे जैसे युद्ध तेजी पकड़ने लगी और सरकार को भी महसूस हुआ कि ये सिर्फ घुसपैठियों का मामला नहीं है, सिर्फ इंट्रूडर्स का इशू नहीं है, ये पूरा का पूरा प्रॉक्सी वार है, तब पूरे देश की आंखें खुली। और पूरे देश ने जिस तरीके से देश के मीडिया ने रिएक्ट किया, तब अचानक पूरे देश को वार रिपोर्टर्स की ज़रूरत पड़ी। हम लोग वार रिपोर्टर्स नहीं थे, हम लोग कभी फ्रंट में नहीं गए थे। और एक चौंका ऐसे समय पे मुझे असाइनमेंट राजेश शर्मा जी ने दिया कि अंशुमन तुम्हें जाना है। बहुत उत्साह था, पत्नी घर में थी, अकेली थी, और थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी था, उसे भी अच्छा लगा, वो जर्नलिस्ट है। तो खैर उसमें ये भी था कि हो सकता है ना भी वापस आए, लेकिन उसकी संभावना पता ही नहीं क्यों मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं वापस नहीं आऊँगा। और बहुत खुशी खुशी मैंने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया। और बल्कि जब हम लोग कवर कर रहे थे तो हम लोग एक प्रोग्राम थे टेलीविज़न के, और हमारे पास उस तरीके से बड़ा बजट नहीं था जैसे कुछ बड़े चैनल वहाँ पर जो सेना के लिए पहले ही कार्यक्रम बनाते थे, तो उनको स्पेशल रूप से एक्सेस मिली हुई थी। हम लोगों के पास वो एक्सेस नहीं थी। तो हम लोग श्रीनगर से करगिल तक जाते थे सेना की गाड़ी में, सेना के स्पॉन्सर टूर में। और उसमें रास्ते में हर जगह 5-5 मिनट रुक के हर एक घंटे पर हम लोग कवर करते थे। तो उस हिसाब से एक बार में जाना, कई स्टोरीज दिमाग में रखते हुए उनका फुटेज इकट्ठा करना, बाइट्स इकट्ठा करना, इस तरीके से हम लोगों ने काम शुरू किया था। तो वो एक ट्रेनिंग थी वार रिपोर्टिंग की। उसके पहले कभी वार रिपोर्टिंग की नहीं थी। और लेकिन अच्छा, चूंकि लगातार आप पार्लियामेंट कवर करते थे उस दौर में, तो वो जो कहते हैं ना कि आभास होने लगना राजनीतिक स्तर पर भी, इस तरह की कोई चीजें आप लोगों को लग रही थी कि देश युद्ध में इंडल्ज हो जाएगा, और वो भी इतनी बड़े स्तर पर कि मतलब ये हालात हो जाएंगे कि इस तरीके से टकराना पड़ेगा दोनों देशों को? राजनीतिक तौर पर ये आभास हुआ आपको कभी कवर करते हुए उस दौर में? बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस चूंकि उस समय पे रक्षा मंत्री थे, और उस समय कुछ दबी हुई सी खबरें आ रही थी कि शेफर्ड से पता चला है, जो पहले पेट्रोलिंग गाड़ी को वहाँ पर जिस तरीके से रोका गया, और मेरे ख्याल से हमारे एक सैनिक को जिस तरीके से वहाँ पर की हत्या की इंट्रूडर्स ने, घुसपैठियों ने, उसके बाद से थोड़ा सा हम लोग चौंके थे। और कुछ कुछ खबरें छनकर आती थी, लेकिन इस इतने बड़े स्तर के एक प्रॉक्सी वार की तैयारी का अंदाजा नहीं हुआ। वो जब हम ग्राउंड में गए तब हमें असलियत पता चली कि ये तो एक तरीके से कवर अप है, कवर देने के लिए इंट्रूडर्स बिठाए गए हैं। अच्छा। पीछे दूसरी तरीके का मूवमेंट है। अच्छा। जिसकी पूरी तैयारी है श्योक रिवर के रास्ते से, और तुर्तुक बैटल ऑफ तुर्तुक आपको पता ही है कि कितना सीधे आमने सामने की लड़ाई हाँ, थी। बिल्कुल मैन टू मैन फाइट थी। और वो वहाँ असली कहानी थी जिसको आपके यहाँ के एंकर और उस समय के वार रिपोर्टर गौरव सावंत जी कवर कर रहे थे, और एसटी से गौरव काला। बिल्कुल। तो बहुत सारी खबरें इन लोगों के पास थी जो हम लोगों को भी छन छन के मिला करती थी। अच्छा लगता था। तो ये गंभीर स्थिति का अंदाजा यहाँ नहीं लग पाया था जी। उसके पहले जरूर थोड़ा सा राजनीतिक शुरू हुआ था कि कॉफिन खरीदने में घोटाला हुआ है,
तो हम लोगों के दिमाग में था, जो आपने सही कहा कि जिस तरीके से घोटाले और घोटालों के बारे में चर्चा शुरू हुई थी, तो जब हम रिपोर्टिंग में गए तो हमने वहाँ पर कुछ चीज़ों को इस तरीके से सामने देखा और महसूस किया, तो उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। अच्छा, तो ये बताइए कि यहाँ से आपको साइन कर दिया गया कि अब आपको जाना है, तो आप कैसे पहुँचते हैं, मतलब यहाँ से कैसे जाना हुआ उस वक्त, और फिर वहाँ जब पहुँचते हैं आप तो किस तरह की स्टोरीज आपने पहले अपने आभास किया होगा? पहले तो आपको अपने आप को मानसिक तौर पर तैयार करना रहा होगा कि अब आप यहाँ जहाँ जा रहे हैं, जिस तरफ बढ़ रहे हैं, किसी भी वक्त वहाँ पर कोई भी एक मोटार आकर लग सकता है, कोई बम कर सकता है, कोई फायरिंग खोल सकता है आपके ऊपर, तो क्या रहा था वो सब कुछ? देखिए, जाने का तरीका तो वही था। विमान से हम लोग पहुँचे श्रीनगर में हम लोगों ने जा कर के बादामी बाग में जो आर्मी हेडक्वार्टर वहाँ रिपोर्ट किया, और वहाँ उन लोगों के साथ वही लोग उस समय हम लोगों के ट्रिप को स्पॉन्सर कर रहे थे। व्यक्तिगत तौर पे चैनल्स उस समय आज जैसे आजकल मूव करते हैं, वार बैटल फील्ड में उस तरीके से अलाउड था भी नहीं, मेरे ख्याल से किसी भी चैनल को नहीं था, सिर्फ एक आधा अलहदा चैनल को छोड़ के। तो हम लोग गए, फिर उसके बाद वहाँ यहाँ हुआ। मेजर पुरुषोत्तम उस समय देख रहे थे, मीडिया इंचार्ज थे, और वो बहुत नेक इंसान, गजब के राष्ट्रभक्त, उनको अपनी राष्ट्रभक्ति की वजह से ही बादामी बाग में आतंकियों ने बादामी बाग में घुसकर उनकी हत्या की, जो एक षड्यंत्र मैं मानता हूँ व्यक्तिगत तौर पर, बहुत बड़ा षड्यंत्र। कि बादामी बाग हेडक्वार्टर जितना सुरक्षित है, वहाँ मेजर पुरुषोत्तम के यहाँ तक कैसे आतंकवादी पहुंचे और उन्हीं को क्यों टारगेट किया गया, जबकि उनके उस पीआर डिपार्टमेंट में उनसे सीनियर भी लोग भी मौजूद थे। लेकिन उनकी राष्ट्रभक्ति जो हमने अपने रिपोर्टिंग के दौरान देखी, जिससे हमें थोड़ा परेशानी भी थी, दिक्कत भी थी, लेकिन मन में गौरव भी था, वो चीज़ मैंने महसूस की। खैर, हम लोग उसके बाद वहाँ शिकारों पे और इधर उधर अपना ठौर तलाशने लगे, तो वहाँ तो ठौर नहीं मिला, लेकिन होटल अदूस एक नया बड़ा होटल बना था, तो हम लोग वहाँ स्टे किया हम लोगों ने, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोग वहाँ से रवाना हुए। तो जबकि उसके एक दिन पहले ही मेरे ख्याल से इंजीनियरों की एक बस को, जो श्रीनगर से सोनमर्ग के रास्ते में जा रही थी, तो उसको उड़ा दिया गया था। तो उसको लेकर भी हम लोगों के मन में एक हल्का सा तनाव था, जो आपने कहा कि सेना की गाड़ी में हम लोग जा रहे हैं, और जब सैनिक इंजीनियरों की पूरी एक काफिला जा रहा हो और उसको उड़ा दिया गया हो, तो हम लोगों के लिए क्या होगा। लेकिन ठीक है, जब वार रिपोर्टिंग में जब जिस तरह सैनिक थे उसी तरह हम लोग थे, तो हम लोग देश के लिए कर रहे थे, वो देश की सीमाओं की हिफाजत कर रहे थे। तो खैर, तो ये इस तरीके से हम लोगों की वहाँ पर यात्रा शुरू हुई। हम लोग यहाँ से गए, सोनमर्ग गए। तो सोनमर्ग जाते जाते फिर हम लोगों ने दिमाग में प्लान किया किस तरीके की स्टोरी। तो हम लोग समझ गए थे बातों से, जिस तरीके से ब्रीफिंग हुई थी, कि हम लोग बैटल फील्ड तक नहीं पहुँच पाएंगे, वहाँ तक जाना मुनासिब ही नहीं है। और लेकिन यह है कि हाँ, हम बैटल फील्ड में किस तरीके का माहौल होता है, बेस पर क्या किस तरीके की ज़िंदगी होती है, सैनिकों के मन के क्या किस तरीके की भावनाएं होती हैं अपने परिवार के प्रति, अपनी ज़िंदगी के प्रति, उनका लाइफ स्टाइल क्या होता है, किस तरीके से सुरक्षा और किस तरीके से आक्रमण, और कैसे उनके बीच में लोग ईश्वर को भी याद करते हैं और सहज रूप से जी लेते हैं, वो उनकी सैनिक समस्याएं क्या हैं। तो इन सब चीज़ों को पड़ताल करने के लिहाज से हम लोग गए किस तरीके से। तो सोनमर्ग गए, तो सोनमर्ग में हमने आपके बेस में वहाँ भोजन की व्यवस्था देखी। बहुत बड़ा बेस था, बहुत वहाँ बड़ी बड़ी मशीनों में खाना पकता था, और वहाँ से रसद के तौर पे तैयार होकर के मीलों, जहाँ ऊपर सैनिक अपना आमने सामने की लड़ाई कर रहे थे या पीछे से चढ़ाई कर रहे थे पीक्स के ऊपर, जिन पीक्स पर कब्जा था, तो उन लोगों के लिए रसद पहुंचना, वहाँ तक के लिए रसद पहुंचाने का काम वहाँ से होता था। तो खैर, इस तरीके से हम लोगों की शुरुआत हुई। और सोनमर्ग पहुंचने के बाद हम थोड़ा अभ्यस्त भी हो गए, थोड़ा हमको लग गया कि हम उस माहौल में आ गए हैं। वहाँ पर तकलीफ तब बहुत हुई जब सैनिकों को देखा कि वो स्नो शूज़ खुद अपने पैसे से खरीद रहे हैं। अच्छा। तो वो हमें दर्दनाक लगा कि हमें अच्छा नहीं लगा ये कि इनको अपने पैसे से शूज़ खरीदने पड़ रहे हों। तो इस तरीके की चीज़ें सामने आई। ये अब ये कमी जो हम महसूस कर रहे हैं, वो इसलिए शायद
कि देश उस चीज़ के लिए तैयार ही नहीं रहा होगा। मुझे ऐसा लगता है, ये कोई डिफेंड करने जैसा नहीं है, लेकिन मतलब एक थॉट के तौर पर मैं सोचता हूँ कि शायद देश उस लिए तैयार ही नहीं रहा हो कि ऐसा भी कुछ उसके सामने आमना सामना करना पड़ सकता है। और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी हमारे सामने आई, वो तो चूंकि बैटल जो है वो पूरे तरीके से हमें लगता है कि मानवीय दृष्टिकोण पर ज़्यादा मजबूती के साथ लड़ा गया है, इसलिए भी हमें ये जीत हासिल हुई। नहीं ऋषि, ये जो वार प्रिपेयर्डनेस जो है ना, हाँ। अगर वार प्रिपेयर्डनेस नहीं है तो इसका मतलब आप राष्ट्रभक्त सरकार नहीं है। अच्छा, बहुत सीधी सी बात ठीक है। है ना। वार प्रिपेयर्डनेस हर पल, हर वक्त, हर पल तैयारी रखने की जरूरत होती है। कभी भी आक्रमण बता करके नहीं होता है। अभी भी जिस तरीके से घुसपैठ हो रही है, जो हो रहा है, तो वार प्रिपेयर्डनेस इसके लिए हमेशा जरूरी मानी जाती है। तो खैर वो मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, और हो भी सकता है क्योंकि 71 के बाद ये बहुत पहला मौका था। और दूसरी बात, जिस तरीके का प्यार भरा माहौल अटल जी ने बना रखा था ना, सबसे बड़ी बात तो वो थी, और उसको सदमा लगा। और हम लोगों को भी कितना अच्छा लगता था कि यहाँ से लाहौर बस जा रही है, वहाँ से बस आ रही है, और अटल जी ने किस तरीके का एक रूमानी सा ख्वाब देखा था। तो वो उस माहौल में इस तरीके से पीठ में छुरा भोंकने जैसी वारदात होती है, तो वो तकलीफ दे थी। वो तो ये बात अलग है कि उस माहौल में सेना को तो सतर्क रहने की जरूरत थी, और रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस जैसा व्यक्तित्व था जो दृढ़ था, जिसके ऊपर किसी तरीके का आरोप लगाना संभव नहीं था। जो पर आरोप थे वो भी राजनीतिक ज्यादा लग रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं कमियां हमें बैटलफील्ड पे नजर आई, जिसको आज हम रिपोर्ट कर सकते हैं, ताकि आगे के लिए बिल्कुल तैयार। तो सर, आप जिस तरीके से आप लोग युद्ध कवर कर रहे थे और ये जो तमाम चीज़ें पैरेलली चल रही थी, उसमें जब आप गए ग्राउंड ज़ीरो पर, और कई तरह के आप लोग कहानियाँ भी सुन रहे होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जब युद्ध चल रहा होता है तो कई सारी पैरेलल झूठी कहानियाँ भी चल रही होती हैं। दिल्ली कैसे संपर्क होता था, खबरों को कैसे फिल्टर कर रहे थे आप लोग, बात कैसे हो पाती थी, घर पर कैसे अपनी सूचना देते थे कि देखो आज का दिन निकल गया है, सुरक्षित हूँ मैं? हाँ, वो तो खैर बात है, ये सोनमर्ग के आगे संपर्क करने की स्थिति में हम लोग नहीं रहते थे, और वो एक समस्या थी, और वो हम लोग उस समय आउट ऑफ द टच हो जाते थे, करगिल जाते थे। और रास्ते में मैं सैनिकों के बारे में भी सोचता था कि मैं तो चलो कुछ ही दिन के लिए संपर्क कटा, और उसी समय वो फिल्मी गाना भी याद आता था, संदेशे आते हैं। तो वो वाला भी एक बहुत भावुक सा माहौल। वो लोग पीसीओ की कई जगह पे जहाँ पीसीओ अवेलेबल था, द्रास में या जहाँ पर, वहाँ कतारों में सैनिक खड़े होते थे अपने परिवारों से बात करने के लिए। तो वो एक माहौल था, लेकिन हम लोगों को तो फिर भी भरोसा था कि आज नहीं तो कल घर वापस जाना है, तो वो उस तरीके से। और दूसरा, हम लोग देखिए, एक बार जब यहाँ से निकलते थे तो हम अपना पूरा ब्रीफ दे देते थे, फिर जब करगिल पहुँचते थे तो उसके बाद फिर हम अपने फ़ोनों वगैरह वहाँ से दिया करते थे। और जहाँ तक टेप भिजवाने का तरीका है, उसका भी तरीका था कि हम लोग कुछ टैक्सी वाले जो होते थे, जो लोकल हमारे स्ट्रिंगर और रिपोर्टर होते थे, तो जैसे हमारे जफ़र मिराज साहब थे, तो कश्मीर मॉनिटर अखबार चलाते थे, वो हमारे रिटेनर थे। तो जफ़र साहब का बहुत तजुर्बा था, तो जफ़र साहब उस तरीके से उन्होंने हम लोगों के इंतजाम करा दिए थे कि वो टेप वहाँ से श्रीनगर आ जाता था, और श्रीनगर से भिजवा दिया जाता था। एक आध बार तो प्रतिभा अडवाणी आई हुई थी, तो अडवाणी जी के साथ तो प्रतिभा ही टेप हम लोगों का लेकर के वापस आई। तो इस तरीके से हम लोगों को कहीं ना कहीं से व्यवस्था बनाने की आदत थी, तो जैसे पत्रकार का होता है। तो सर, खबरें आप वहाँ पहुँचते हैं, खबरें आपने कैसी कैसी कवर करी? विक्रम बत्रा का इंटरव्यू भी आपने किया, वो किस्सा भी आप हमें सुनाइएगा, लेकिन शुरुआती तौर पर आपने जो इंटरव्यू, मतलब किस तरह की खबरें आपने रिपोर्ट करी, और जो एक्सेस था आप लोगों के पास तक, वो कैसा एक्सेस था कि आप लोग जो चाह रहे थे वो रिपोर्ट कर पा रहे थे, या फिर आपको एक दायरों में रहना था रिपोर्टिंग के दौरान? देखिए, हम लोगों को मालूम था कि जो रियल वॉर जोन है वो काफ़ी दूर है, या तो मशको में है या काक्सर में है, हम बटालिक की साइड है। तो हम लोग वहाँ, या द्रास में जहाँ पर शेलिंग हो रही है और रात को गोलीबारी हो रही है, उस एरिया में हम लोगों को रात को रुकने भी नहीं दिया जाता था। तो हम लोग को या तो सीधे क्रॉस कर जाना होता था, या उधर से इधर आना होता था। तो उस पीरियड में हम लोग ये शेलिंग को सीधे सामने कहीं भी शेलिंग तो देख पाए, लेकिन आमने सामने के मैन टू मैन फाइट देखने का सौभाग्य नहीं मिला। और बल्कि हम लोगों के लिए
कहते भी थे जब मैं उन लोगों से बात करता था, सैनिक अधिकारियों से, तो वो हमेशा कहते थे गौरव सावंत और गौरव काला से आप अपनी तुलना मत करिए। इनके दोनों के पिताश्री जो है सैन्य अधिकारी हैं, उनके लिए तो पूरी बटालियन उनको ले करके कंधे पे दिल्ली तक पहुंच सकती, आपको तो उल्टे गोली मारनी जाएगी। तो अब मैं दरअसल काक्सर जाने के लिए बहुत उद्यत था और मैं उनसे कह रहा था कि मैं जाना चाहता हूँ, मुझे परमिशन चाहिए। तो उसी में हमें ये समझाया गया था कि ये नहीं, तो हमको स्पष्ट हो गया कि हम द्रास सोनमर्ग से लेकर के द्रास होते हुए करगिल तक के रास्ते में जहाँ जहाँ पर हमारा सैनिक वो था, मोर्चे लगे हुए थे, वहाँ पर हम लोगों से बात कर सकते हैं। और फिर करगिल में जाकर के हम वहाँ के स्थानीय लोगों से चर्चा कर सकते हैं, सैनिक अस्पतालों के बारे में जान सकते हैं। तो शुरुआत सोनमर्ग से हमको हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल के कवरेज से हमको मिली कि किस तरीके से सिखाते हैं। तब वहाँ मुझे पहली बार एहसास हुआ कि हर किसी के बस की ऊंचाई पे लड़ाई है नहीं, क्योंकि जो उत्तर भारत से जाने वाले सैनिक होते हैं उनके लिए वहाँ पर लड़ पाने के लिए, लड़ाई के लिए काफ़ी एक हाई एल्टीट्यूड वारफेयर की तैयारी करनी होती है। तो एक बहुत मज़ेदार किस्सा है कि हमें बहुत कम टाइम मिलता था, मुश्किल से 15-15 मिनट एक मोर्चे पे मिलता था। उसी बीच में हमें सैनिकों से बात करनी होती थी, शेलिंग भी देखनी होती थी और सारी चीज़ें। तो मैं थोड़ा अपने कैमरामैन से, बल्कि उसको मदद करने के लिए ट्राइपॉड लेकर के मैं पहले समय बचाने के लिए दौड़ के पहले जाके ट्राइपॉड के सी लोकेशन पे लगाना चाहता था। तो एक दो बार मेरे जो मेजर पुरुषोत्तम थे उन्होंने देखा और उसके बाद मुझे बुला के कहा, डोंट बी गामा इन द लैंड ऑफ लामा। मैं समझा नहीं। उन्होंने कहा अगर ज़्यादा दौड़ोगे तो सांस की दिक्कत हो जाएगी और फिर आगे तुम्हारे लिए कवर करना मुश्किल हो जाएगा, बेटर है बहुत कूलली आराम से काम करो। तो वो मतलब वहाँ प्रकृति से भी संघर्ष करना था, बिल्कुल दुश्मन से भी लड़ना था, दुश्मन से की लड़ाई के बीच में अपने साथियों से बात करनी थी, इस तरीके का माहौल था। तो फिर हम लोगों ने धीरे धीरे जैसे जैसे हम एक राउंड जब हमने यहाँ से द्रास से करगिल तक किया, तब हमें क्लियर हुआ कि क्या क्या हम लोग किस तरीके की साइडलाइन स्टोरीज कर सकते हैं। हम लोग फ्रंट की स्टोरीज हम लोगों को मिलेंगी नहीं, वो हम ब्रीफिंग से ही ले सकते हैं, जो ब्रीफिंग करगिल में होती थी या श्रीनगर में, तो उसी के दौरान उससे जानकारी मिलती थी। वो हमारे लिए उतनी महत्वपूर्ण थी भी नहीं, क्योंकि वो हमारे न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन के पास और न्यूज़ डेस्क के पास वो खबरें सीधी पहुंच जाएगी एजेंसीज के थ्रू। तो ये था हम लोग लाइफ स्टाइल और जीवन इस पर। अच्छा, तो सैनिकों से बातचीत भी करते होंगे इस दौरान, उनके मन में भी बहुत सारी चीज़ें चलती होंगी कि मतलब जिस तरीके से मैं एक मानवीय दृष्टिकोण से ये सोच रहा हूँ कि पत्रकार कवर करने गए और पत्रकारों को शेलिंग का सामना करना पड़ा, उनकी गाड़ियों तक पर शेलिंग हुई, तो उनका बचना मुश्किल था। जो मैन टू मैन फाइट में इंडल्ज हो रहा है, जो सामने गोली चला रहा है और उसे सामना करना है सामने वाली गोली का, वैसे सैनिक जिन्हें मालूम था कि आज ये वाली बटालियन यहाँ है, कल को मूव करके उसको आगे बढ़ना है, वैसे सैनिकों से बात हुई आपकी? क्या कहते थे, क्या उनके मन में चलता था? बड़ा इंटरेस्टिंग बताऊं, ये पहला जब हम लोग सोनमर्ग से आगे बढ़े और द्रास पहुंचे, तो पहुंचते ही उस दिन ये लोग 4875 जीत करके विक्रम बत्रा और जो JKLI वाले तो JKLI वालों ने, तो ये पूरे वो लोग आए हुए थे। मेजर भट्ट थे शायद उनके सीनियर, और वो लोग आए थे। तब वहाँ पहली बार मुझे युद्ध का कि अब हम वार जोन में हैं। और उस वक्त उन लोगों से कैप्टन विक्रम बत्रा लेफ्टिनेंट थे? नहीं, लेफ्टिनेंट नहीं थे। प्रमोशन हो गया था उनका? प्रमोशन नहीं होता, 4875 जीत के आए ही थे उस समय पर। और शेरशाह नाम जो कई वेबसाइट वाले चला रहे हैं कि पाकिस्तानियों ने दिया था, वो नहीं, वो कोड नेम क्या JKLI में उनको कहा ही जाता था शेरशाह, पॉपुलर नेम था उसका, विक्रम का। और बहुत कूल था और बहुत लो प्रोफाइल था, बल्कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे तो यूनिवर्सल मशीन गन जीत के लाए थे वो जो आप फोटोग्राफ देख रहे हैं। और वो फोटोग्राफ मुझे तो, मैं तो इंडियन कैमरा टीम में मैं शायद उस दिन अकेला ही रहूँगा या एक आध और टीम रही होगी। तो बल्कि मैंने उनसे कहा कि इसको मुझे नहीं मालूम था कि विक्रम बत्रा ने बहादुरी से इस पीक को जीतने में एक भूमिका अदा की है, बड़ी भूमिका अदा की। तो मैंने मेजर से कहा कि आप इसको हाथ में लेकर के इसको थोड़ा सा हमें फोटो आप दे दीजिए, फोटो आप करने दीजिए। उन्होंने कहा नहीं,
दिस इज नॉट माई विन, दिस इज आवर विन, हाँ लेड बाई हाँ विक्रम। ओह वाह उन्होंने विक्रम को बुलाया, विक्रम आए, उन्होंने विक्रम को पूरी इतनी भारी यूनिवर्सल मशीन गन ऐसे गिफ्ट सी करते हुए दी, और वो मुझे जो शॉट मिला जिसको मैंने स्लो मोशन में अपनी स्टोरी में इस्तेमाल भी किया, वो एक बहुत भावुक और बहुत कहना चाहिए पिक्चराइज करने के लिए पूरे माहौल को वो बहुत था। उसके बाद मैंने विक्रम से बात की। उसके पहले हमारे जो जवान मारे गए थे, जो शेफर्ड पहली सूचना मिलने के समय से लेके अब तक, तब तक काफ़ी जवान मारे जा चुके थे, तो उसको लेकर के मैंने कोशिश की कि वो कुछ जो टीवी वाले रिपोर्टरों की गंदी आदत होती है भड़काऊ की, मतलब आपको क्या आपका खून नहीं खौला टाइप से। लेकिन मैंने देखा कि विक्रम बिल्कुल एक्साइटेड नहीं था, बहुत संतुलित जवाब दे रहा था, गरिमापूर्ण तरीके से जवाब दे रहा था। मेरे 2-3 सवाल इस तरीके के रहे जिसको मैं बचकाना ही मानते हुए पूछ रहा था, लेकिन मुझे स्टोरी को वो देने के लिए जरूरी था। तो लेकिन उसमें भी उसने जितनी शांति से जवाब दिया, और तो मुझे नहीं लगा कि वो आदमी दिल मांगे मोर जैसी छोटा से वो एक पॉपुलर उस समय किसी कोल्ड ड्रिंक का ऐड था, तो लाइट मूड में एक हमारी टेलीविजन की रिपोर्टर को उसने कुछ बोल दिया, तो उन्होंने उसको पॉपुलिस्ट किस्म से वो बना दिया। लेकिन विक्रम वाज नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। वो बहुत एक गंभीर संतुलित व्यक्ति था, और संतुलित सैनिक था। और वहीं से अगले मुंह की तरफ मेरे ख्याल से 4875 पहली विन थी, उसके बाद 4 या 5 पीक लगातार इन लोगों ने जाके 5140 पे जाकर के वहां पर ये मतलब ये हादसा हुआ, जिसके बाद विक्रम नहीं बचा। तो वो एक वहां से हमें फील मिल गया था कि अच्छा, तो किस तरह की बातचीत रही थी आपकी विक्रम बत्रा की? जितने देर की भी मौजूदगी रही हो, अब तो वो उनका जो चरित्र है वो बहुत विशालकाय दिखाई पड़ता है। पिक्चराइजेशन के जरिए हमने अभी देखा है, और हमने कहानियाँ पढ़ी हैं जो घटनाएं घटी, और आप लोगों ने जिस तरीके से देखा, आपने बताया कि जैसे वो पीक जीत कर, उस वक्त जीतने के बाद भी भाव कैसा था? सामान्य था और आगे बढ़ने वाला भाव? ऋषि हम लोगों का मीडिया की एक बहुत बड़ी समस्या है। हम लोग क्या है, एक हर चीज में एक नायक तलाशते हैं, है ना। वह सिर्फ विक्रम नहीं था, विक्रम हर सैनिक के अंदर था, और हम उसी के प्रतीक के रूप में विक्रम को देखना चाहिए, है ना। जिस तरीके से मीडिया में किसी एक आदमी को, एक नेता को, एक प्रधान को, है ना, एक विधान को, इस तरीके से जो हम चर्चा करने लगते हैं ना, ये दृष्टिकोण बहुत उपयुक्त नहीं है, कम से कम सेना के मनोबल के। लेकिन जहां तक मेरे ख्याल से उस समय सभी सैनिकों के अंदर कुर्बानी देने का भाव था। सबके अंदर इस बात की नाराजगी थी कि हमारे हाथ बंद ही क्यों। अच्छा, सबके अंदर इस बात की नाराजगी थी कि हमें हमारे हाथ बांध करके क्यों लड़ाया जा रहा है। वो मतलब लड़ना उनको चाहते थे, वो आगे बढ़ना चाह रहे थे पाकिस्तान की तरफ जी। और आदेश क्या रहा था कि सिर्फ मोर्चे जहां पर लगे हुए हैं, जहां घुसपैठ हुआ है, उसे जीत लेना है। अब सुरेंद्र सिंह की एक रिपोर्ट भी देख सकते हैं, इस तरीके का एक आदेश दिया भी गया था, जिसमें आगे बढ़ने के बजाय उन लोगों को रोका गया था। अब सुरेंद्र सिंह जी कंपनी कमांडर थे उस एरिया में, और मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों की नए सिरे से पड़ताल की जरूरत है। खैर वो अलग है। तो विक्रम एक प्रतीक है हमारे सैनिकों की बहादुरी का, और वो उन सब के अंदर था। किसी को वापस जिंदा आने की कोई ख्वाहिश नहीं थी। लोग वहीं पे मार खप दफन हो जाना चाहते थे। वो पहली बार उनको बड़ी तकलीफ हो रही थी 71 के बाद कि इतनी बड़ी हिमाकत पाकिस्तान ने की कैसे। तो वो अलग किस्म का एक माहौल होता है जिसमें मतलब आदमी अपने को कुर्बान कर देने का। तो जब आप उन लोगों के बीच में होते हैं तो फिर आपको भी परवाह नहीं होती। आपको जोजिला के दर्रे से गुजरने का भी डर खत्म हो जाता है, जो पहली बार में और आखिरी बार मुझे लगा था। लेकिन बीच में कम से कम 7-8 बार 10 बार मैं उस रास्ते से गुजरा हूँ। लेकिन चूंकि उस सैनिक माहौल में, उस युद्ध के वातावरण में था, तो मुझे एक पल को भी किसी तरीके का डर नहीं लगा। सुधीर चौधरी जी मेरे बगल में बैठे हुए थे, जो आपके यहाँ है। तो सुधीर भी बस जब तिरछी होती थी आखिरी टायर के पास, तो सुधीर भी घबरा जाते थे मेरी तरह। तो लेकिन पहले और आखिरी में तो हम लोग घबराए। बीच के दौर में ना सुधीर को कोई डर लगा, ना हमें कोई डर लगा। हम उस माहौल के एक्लेमेटाइज हो चुके थे, उस माहौल के हिसाब से। तो खैर,
तो एक अलग ही माहौल था। और आज आप याद करा रहे हैं तो 23 बरस बाद वो काफी रोमांचक लग रहा है। तो अच्छा, तो अब जो जवानों की कहानी, जैसा मैंने पूछा आपसे कि अब उनकी भी अपनी कहानी रही होगी, वो उनके भी घर से संपर्क होते होंगे, चिंताएं उनकी अपनी रहती होंगी, परिवार वालों की खासकर, क्योंकि आप बता रहे हैं कि जवानों का तो मनोबल ऐसा था कि अब यहाँ से कुछ वापस नहीं होना है, सब कुछ कुर्बान कर देना है और दुश्मन को हराना है। उनके लिए सहज था। सबसे बड़ी बात बताऊं, मैं भी हम आप यहाँ पे जिस तरीके से सिविलियन लाइफ लीड कर रहे हैं, तो हमको लगता है कि सैनिकों को अपनी माँ बहन बच्चे परिवार की याद आती। क्यों नहीं आती है? बहुत याद आती है। घंटों कतार में खड़े रहते हैं रात के वक्त, और उसी बीच में ड्यूटी भी जाते हैं, सब चीजें हैं, और आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन भी रखते हैं, चिंता रखते हैं। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता किसी कैमरा टीम की कोई भी कैमरा टीम किसी भी सैनिक से निजी व्यक्तिगत जज्बाती किस्म की बाइट ले सका नहीं। उनके अंदर दृढ़ता होती है, उनके व्यक्तित्व में और चरित्र में। नहीं, वो बहुत सब चीजों, उस माहौल में उन सबको याद नहीं रखते, वो उनके दिल में ही होता है। वो कहानी आपको चंद्रधर शर्मा गुलेरी वाली याद होगी, तेरी कुड़माई हो गई वाली। तो वो माहौल वैसा ही होता है वहाँ पर। मतलब उनसे बातें करने की कोशिश की, घर परिवार का पूछा, घर में कौन है क्या है, लेकिन कहीं उनको मैंने भावुक होते नहीं देखा। अच्छा। बहुत मतलब उनके अंदर दृढ़ता और व्यक्तित्व की शक्ति दिखाई देती थी। हाँ, मौज मस्ती का माहौल रहता था। बंकरों में अंदर आपको हेमा मालिनी की तस्वीरें मिलेंगी नीचे। तो मैंने कुछ शांग्रीला हिल्स की तरफ जब आप करगिल कुछ बंदूकों पर भी हमने फिल्मी पोस्टर्स देखे हैं, हीरोइनों की तस्वीरें लगी। हाँ, वो तो लोगों ने कुछ, हमने बंकरों के अंदर देखा, बंदूकों पे तो नहीं लगाते इस तरीके के जो हैं। दरअसल आज सोशल मीडिया की करामात ज्यादा मुझे लगती। मैंने तो पूरे रास्ते में ऐसा नहीं देखा कि बंदूकों की संगीनों पे या इस तरीके से पोस्टर लगाए, नहीं। सैनिकों का ये अपमान है। हाँ ठीक है, जब रात को अपने लाइट मोड में बंकर में हैं और वो रेडियो भी वो वायरलेस पे आवाज भी कैच कर रहे हैं, बिल्कुल बॉर्डर पर, और हर वक्त सन्नद्ध हैं। ऊपर बंकर की कभी भी शेलिंग हो रही है, और उसके बीच में लेकिन एक इत्मीनान से, हाँ, दीवालों पे कुछ पोस्टर आपको हेमा के और माधुरी के मिल जाएंगे। तो वो एक ड्रीम गर्ल का सा बिल्कुल थोड़ा सा होता है, ताकि एक सहजता बनाई रखी जाए। लेकिन वो जीवन की एक बड़ी मस्ती है। कभी कभी आपको शाम को मुर्गे को हाथ से ऐसे लटकाए जाते हुए फौजी दिखाई देंगे, तो उनका खाना पीना होता है। लेकिन सबसे बढ़िया चीज़ ये होती थी, जो पता नहीं मीडिया ने कवर की हो कि नहीं हो, कि दोनों तरफ एक बड़ी मस्त सी अंडरस्टैंडिंग थी। जब वो नमाज के लिए जाते थे तो एक शेलिंग कर देते थे, तो इधर से लोग समझ जाते थे कि वो नमाज अदा करने गए। जब ये आरती करने जाते थे, मंदिरों में मंदिर बना रखे थे, राम मंदिर है, हनुमान मंदिर है, तो इधर से एक शेल भेज दिया जाता था। तब तक उनको भी मालूम होता था कि इस वक्त वो पूजा में है। अरे वाह। तो ये जो सैनिकों के बीच का एक ये जो प्रोफेशनलिज्म था, है ना, वो भी देखने लायक था। और ये मुझे सैनिकों से ही पता चला। मैं कहीं बैठा हुआ था और हनुमान मंदिर के पास में वहाँ सैनिकों से बात हो रही थी, तो शेलिंग की आवाज़ आई। तो मैंने कहा ये आवाज़ कैसी, चौंका। मैंने कहा भाई कहीं ऐसा तो नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया? मैं घबराए भी। मैंने कहा नहीं, फिक्र की कोई बात नहीं, वो नमाज अदा करने का है। अच्छा। तो मैंने कहा फिर आप लोग कैसे करते? तो उन्होंने बताया नहीं, जो हम लोग भी उनको बता देते हैं, हम पूजा करने जा रहे हैं, तो इस तरह आरती करने जा रहे हैं। तो एक अलग ढंग के सैनिकों के बीच में एक अलग तरीके का है, क्योंकि दोनों को पता मालूम है कि मादरे वतन के लिए, मातृभूमि के लिए दोनों ही लोग अपने अपने देश की लड़ रहे थे, यकीनी तौर पर। इसके बाद अगर हम बात करें, भावुक हुए कभी आप उस पूरी यात्रा के 15 दिन की यात्रा के दौरान? आपने चूंकि तिरंगे में लिपटे शरीर देखे होंगे, उस वक्त जो शरीर आ रहे थे। नहीं सर, क्षमा कीजिएगा। हाँ। वो मुझे मतलब ऐसा मौका नहीं मिला। अच्छा। क्योंकि वो वहाँ पर इस तरीके की एहतियात रखी जाती है
कि कहीं से भी इस तरीके की कैजुअलिटी हुई जिस तरीके से हम लोगों को मालूम पड़ा कि बटालिक सेक्टर में हुई है, और हमारे हेलीकॉप्टर्स आर्मी के जाकर के वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशंस में हैं। लेकिन सेना का एक अपना डिसिप्लिन होता है, वो वहाँ पर माहौल में कहीं, और वो कॉफिन है ना, जहाज में सीधे आते हैं, उनको हम लोगों के बीच से या वहाँ के माहौल को गमगीन बनाने के लिए नहीं दिया जाता, क्योंकि वो माहौल ऐसा होता हाँ भी बिल्कुल, मतलब और हाँ उस समय सख्त पत्थर की तरह इंसान होता है, क्योंकि वो मुल्क की हिफाजत का मसला होता है, तो वो वहाँ जज्बाती होने का माहौल नहीं था। मैंने उसी लिहाज से एक स्टोरी भी प्लान की थी। अच्छा। कि जिस तरीके से सैनिक वहाँ पर से अपने घरों पे संदेश देना चाह रहे हैं, तो उनसे मैंने संदेश लिए थे हाँ कि मैं अपने स्ट्रिंगर और रिपोर्टरों से उनके घरों से बाइट्स मंगा के उनको लेकर के वो करूँगा। तो एक दो स्टोरीज की भी थी। अच्छा। लेकिन परिवार वाले तो भावुक दिखे, लेकिन जो हमारे सैनिक हैं, जो उन लोग, वो लोग उन्होंने निश्चिंत रहने का ही संदेश दिया होगा कि हम यहाँ हैं, बस, और आप कोई निश्चिंत फिक्र की बात नहीं है, हम लोग महफूज हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। सो हम लोग जंग खत्म होती छुट्टी लेके घर आएंगे। तो ये छुट्टी लेके घर आना वैसे एक बड़ा वो होता था, सपना होता था। बिल्कुल। तो ये जो आपकी यात्रा थी करगिल युद्ध को कवर करने की, ये किस दरमियान की? ये मेरा फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से शुरू करके सेकेंड वीक के आधे, मतलब ये समझिए मेरे 17-18 तारीख तक मैं वहाँ उस इलाके में रहा। अच्छा। बार बार आना, 3 दिन में या 2 दिन में एक बार करगिल से द्रास होते हुए श्रीनगर आना होता था, फिर 1-2 दिन रुक करके यहाँ की गतिविधियों को कवर करते हुए करने के बाद फिर राउंड लगता था। तो हम लोग मतलब सेना की ही बस में जाया करते थे, अन्य पत्रकारों की तरह, और उन लोगों से भी सूचनाओं का आदान प्रदान होता था, बहुत सारी चीज़ें देखते थे। कुछ और भी चीज़ें थी जो चिंताजनक भी रही, कि जैसे स्थानीय पत्रकारों के बीच में कुछ लोग ऐसे थे जो पीक की तरफ कैमरा लगा के शूट करते थे। अच्छा। और जिसकी वजह से मेजर पुरुषोत्तम नाराज़ होते थे। कर्नल SPK सिंह थे, वो तो खैर फिर भी एक शांति से हम लोगों को वो कर डिस्पर्स कर देते थे ये, लेकिन मेजर नाराज होते थे उस बात को लेके कि पीक्स नहीं शूट करनी है, तो हम लोग ताकि दुश्मन देश को कोई फीड ना जब। जी बिल्कुल। तो वो उस तरीके की चीज़ें थी। और कई बार मुझे संदेह भी होता है कि कहीं मेजर का वो सख्त नज़रिया और लहजा लोगों को शायद नहीं पसंद आया है, और वो भी एक कारण हो सकता है कि बदामी बाग वाले हमले में उनको टारगेट किया गया हो। जी। तो ये सारी चीज़ें, तो ये सब चीज़ें थी आशंका पैदा करने वाली। और दूसरी जो थी कि जो मुझे थोड़ा सा नागवार गुजरी, मैं वो चीज़ एक पत्रकार के तौर पे कहना चाहूँगा कि इस तरीके से डिमॉन्स्ट्रेटिव शेलिंग कराने की क्या ज़रूरत थी। एक जगह एक मेजर ने हमको, मैं बहुत भावुक होकर के गुस्से में कहा भी मुझे कि आप लोग आ रहे हैं, हमारे 2 या 3 शेल बर्बाद हो और हमारे पास इम्यूनेशन की कमी है। जी बिल्कुल। और उस समय मेरा कैमरा ऑन था। उनको बाद में जब मैं वहाँ से बस में हम लोग निकल लिए, वो बेतहाशा अपनी जीप से हमें फॉलो करते हुए जो जिला वाले रास्ते में आए, हाँ हॉर्न बजाते हुए, फिर वो हमारे ड्राइवर का ध्यान गया तो रोका, फिर उन्होंने मुझे उतारा, मुझे कहा कि देखिए कुछ मैंने ऑफ रिकॉर्ड में आपको बात की है। मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ। हाँ। लेकिन ये बात इसलिए बताना जायज़ है कि ये ठीक है, एक मीडिया की जो पूंजीवादी आज़ादी है, हाँ, वो हो रहे है, उसमें मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। हाँ। लेकिन वो एक सीमा तक, एक अनुशासित, ऐसा नहीं हो कि डिमॉन्स्ट्रेटिव शेलिंग हो रही है, हाँ, आप द्रास में हो, हाँ, और आप वहाँ से अपनी लोकेशन बता रहे हो, हाँ, और फिर ऊपर से शेलिंग में तमाम सैनिक मारे जा रहे हैं, है ना, या फिर वहाँ पर एम्यूनेशन की कमी है, ऐसे में क्या ज़रूरत है इस तरीके की। तो ये चीज़ें तो थी जो थोड़ा सा अच्छी नहीं लगी। खैर, लेकिन कुल मिला के एक सैनिक जनजीवन और एक युद्ध के मैदान में जिस तरीके का माहौल होता है, और उस शेलिंग के बीच में जिस तरीके से करगिल में पूरे परिवार बंकरों के अंदर चले जाया करते थे, तो उनके बंकरों को देखने का मौका मिला, और सामने जो पहाड़ों पर जो स्थिति थी उनके बारे में जो जानकारी मिली, तो वो भी महत्वपूर्ण मुझे लगी। तो और कोई सवाल किस तरह, हाँ भाई, कि बतौर इन पूरे वॉर कवरेज का
अगर मैं कहूँ कि वो ऐसी कौन सी कहानियाँ हैं जो आप अपने सीने में हमेशा दबाए चलते हैं, या जब भी कोई बात निकलती होगी तो वो करगिल की कौन सी ऐसी बातें हैं जो सबसे पहले आप बताना पसंद करते हैं किसी को, कि उस दौरान आपको कौन सी चीज़ है जो आपके जहन में आपके साथ अभी भी चलती है हमेशा? एक राजनीतिक संवाददाता होने के नाते, पॉलिटिकल रिपोर्टर होने के नाते, कभी आपसे आपके कहने से मुझे याद आया, और जो मुझे लगता भी है कि जिस बोफोर्स को लेकर के हमने सरकारें गिरा दी, जिस बोफोर्स से हमने सरकारें गिरा दी, उस बोफोर्स को वहाँ मैदानों पे बड़ा काबिल माना जा रहा था, और वाकई में मतलब सैन्य अधिकारी, सैनिक तक उसके मुरीद थे। आपने और देखा बोफोर्स? हाँ, मैंने मतलब 50 बार ऐसा हुआ कि शेलिंग के बाद तुरंत 5 मिनट के अंदर लोकेशन चेंज की जाती है। हम लोगों को भी उनके साथ शिफ्ट करना होता है, क्योंकि सेम लोकेशन पर वो लोग रडार से या अपने तकनीकों से हम लोगों की लोकेशन का अंदाजा करके दोबारा शेलिंग और बिल्कुल करते हैं। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया थी। तो उसमें जो गति बोफोर्स की थी वो देखने के लायक थी, क्योंकि उन सैनिक अधिकारियों के मुताबिक बोफोर्स को लेकर कहते हैं कि वो पहाड़ तक छेद देता था। फोल्डेबल, मतलब पहाड़ तक छेद दे, ये थोड़ा सा उपमा तिरंजना में लोग कहते हैं, लेकिन उसके कहना चाहिए फोल्डेबल, जितना कॉम्पैक्ट, जितना मूवेबल एसेट्स था बिल्कुल सेना के लिए, और जितना स्ट्रेंथ उसकी क्षमताएं उसकी थी, मारक क्षमता, उसके लिहाज से वो बहुत महत्वपूर्ण था। उस समय के उपलब्ध जितने भी इस तरीके के और वो रही हैं, उनके मुकाबले वो बहुत मजबूत था। तो एक तो ये कहानी मेरे जहन में गूंजती। विक्रम कभी भूलता नहीं है, क्योंकि मुझे सौभाग्य मिला था कि हिंदी टेलीविज़न में कि मैं उसका अलग से एक इंटरव्यू वहीं पे लोकेशन पे कर पाया, जब उसके हाथ में यूनिवर्सल मशीन गन थी। और बाकी तो विदेशी मीडिया था, उन लोगों ने कवर किया ही। बाकी लोग रात को पहुँचे, या जिनको द्रास में रात को रुकने की आज़ादी मिल गई कि छावनियों में वहाँ पर रुकने का, हम लोगों को छावनियों में रुकने की इजाज़त उस तरीके से नहीं थी जी। तो हम लोग, क्योंकि हमें फिर रास्ता तय करके करगिल तक भी जाना था, तो बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, बजट एस्पेक्ट से लेकर तमाम के, हम लोगों ने फिर वही प्रेफर किया। तो ये था। और युद्ध में सबसे बड़ा जो महिलाओं का दर्द वहाँ पर जो था, शेलिंग से और सब चीज़ों से, जो गर्भवती महिलाओं और उनके लिए, जो आने वाली नस्लों के लिए जो एक दर्द था, क्योंकि उनके प्रेगनेंसी टाइम में इस तरीके की शेलिंग और इस तरीके के माहौल में जो आने वाली नस्लों को जिस तरीके से मानसिक और तमाम तरीके की अक्षमताओं का शिकार होना पड़ता है, तो वो एक मानवीय संवेदना का पहलू है। युद्ध इतना आसान नहीं जितना हम यहाँ शहरों में लड़ते हैं हिंदू मुसलमान के नाम पर। तो युद्ध को इस तरीके से राष्ट्रवाद के नाम पे बेचना सही नहीं, क्योंकि राष्ट्रवाद, सैनिक का राष्ट्रवाद जो होता है उसमें सब बराबर होते हैं और मानवीय पक्ष ज़्यादा होता है उसमें। तो जो राजनीतिक समस्याओं का समाधान सैनिक समाधान नहीं हो सकता। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर के साथ यही है मूल रूप से। तो ये इस तरीके की घटनाएं जो रहीं, जो आपसे शेयर कर सकता हूँ। और सामने कुछ घटनाएं जो मालूम पड़ी, खासकर कि जो द्रास के पहाड़ियों पर जो शेफर्ड रहते हैं बंजारे जाति के, उन लोगों के बीच में किस तरीके से घुसपैठियों ने अपने उनके परिवारों में अपने लिए जगह बना ली थी जी। और किस तरीके से उनके लिए तरीके के तोहफे ला करके उनको जासूस की तरह अपने इस्तेमाल करना मूवमेंट में, और ये सब हुआ। और उतने वक्त तक लोगों ने बहुत ध्यान नहीं दिया सेना ने। तो उनके बारे में यही पता चला कि उनको अगर इनका बैकअप न हो शेफर्ड का, तो उनको मार पाना, हरा पाना थोड़ा आसान होता। और उनके पास स्नो स्कूटर्स थे, हाँ, उनके पास स्नोबोर्ड्स, स्नो स्कूटर्स पूरी तरह, और सफ़ेद वाइट सीमेंट के बने बंकर्स थे जिनके ऊपर आप ऊपर से विमानों से गोले भी बरसाते हैं तो भी उन बंकरों का बाल बांका नहीं हो पाता। टाइगर हिल वगैरह के बंकर्स की ये स्थिति थी। तो आखिरकार वही टाइगर हिल ही आखिरी जीत का वो बना। तो ये था। अच्छा, तो चूंकि आप लगातार मानवीय नज़रिए से भी आप कवर कर रहे थे उसको, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अगर आप बता पाएँ तो,
पाकिस्तान को लेकर क्या मनोभाव था उस वक्त? अगर आपने स्थानीय जनता से आपकी बात हुई होगी, पाकिस्तान को लेकर क्या सोच रहे थे लोग? क्योंकि ये पूरी जो तबाही एक तरीके से थी, जिस तरीके से दो देशों को युद्ध में धकेला गया, वो सब कुछ तो पाकिस्तान की तरफ से ही इनिशिएट किया गया था। तो पाकिस्तान को लेकर जनता का मनोभाव क्या था उस दौरान? आप देखिए, जो बतौर पत्रकार, इधर जो घाटी का जो माहौल था वो माहौल थोड़ा सा अलग था। अच्छा। वो माहौल में वो लोग थोड़ा सा प्रो इंडिया जरूर थे, लेकिन एक न्यूट्रल वो था कि भाई जानते हुए भी, लेकिन एक न्यूट्रल सा वो फील था। लेकिन अगर आप करगिल की तरफ जाओ और उस तरफ रास्ते में जाओ तो वहाँ पर आपको थोड़ा एंटी पाक सेंटिमेंट थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग मिलता है वहाँ पर। और ये समस्या कोई भारत पाक की कोई एक दिन की पैदा है वो नहीं। तो बिल्कुल, हाँ। तो वो वहाँ की आबादी में सवाल, और कहीं के भी, चाहे आप उत्तर पूर्व चले जाइए, चाहे म्यांमार बॉर्डर पे चले जाइए, चाहे चाइना बॉर्डर पे चले जाइए, हर जगह के जो स्थानीय नागरिक होते हैं वो हमेशा इस द्वंद्व में रहते हैं। हाँ। तो जो दरअसल द्रास के ऊपर की पहाड़ियाँ थी जहाँ पर सारी पीक्स थी, जिन पीक्स पर घुसपैठिए बैठे हुए थे, घुसपैठिए क्या थे, ये पूरे पाक आर्मी बैग्ड थे, बल्कि हाफ ट्रेंड और फुल ट्रेंड मतलब फौजी ही थे जिनको घुसपैठिए इंट्रूडर्स के रूप में भेजा गया था। और लेकिन ये था कि उन लोगों ने बड़े लंबे समय तक धीरे धीरे लायजन करके वहाँ की जो शेफर्ड जातियाँ थी उनके परिवारों में घुसपैठ बना ली थी, जैसा हम लोगों को बातचीत से पता चला। इसीलिए उनकी, अच्छा, सर्दियों के समय तो इनकी गतिविधियाँ और ज़्यादा बढ़ जाया करती थी। अच्छा। तो ऐसे में पेट्रोलिंग में भी मुश्किल से ही पता चल पाता था। तब इस बात की जानकारी मिली कि इनके परिवारों को तोहफे दे दे करके और तमाम तरीके से वो लोग बहला फुसला लिया करते थे। इसीलिए जो मेरा सवाल था कि मतलब जो एंटी पाक सेंटिमेंट था वो करगिल के इलाके में ज़्यादा देखने को मिल रहा था, कि उधर ज़्यादा देखने को मिला। यहाँ भी था, श्रीनगर वगैरह में भी, लेकिन यहाँ उस तरीके से चूंकि आतंकवादी घटनाएं थी भी हो रही थी, जिस तरह बताया इंजीनियर्स के पूरे उसमें हुए, तो उसमें लोग सहमत थे, बोलने से थोड़ा सा परहेज करते थे। तो वो एक मैंने एक फीलिंग देखी थी। तो पाक, ये मतलब भारत पाक का एक ज़्यादा मसला था, वो उसका आम आवाम का कोई उसमें इन्वॉल्वमेंट या कोई वो मुझे नहीं दिखाई दिया। अच्छा। तो जिस तरीके से, तो अच्छा सर, तो अब मेरे पास दो सवाल हैं इस पूरे चीज़ को लेके। पहला तो ये कि आपने बतौर पत्रकार वहाँ क्या अच्छा महसूस किया, किस चीज़ की कमी महसूस की? खैर, कमी की, दरअसल वहाँ कमी और अभावों की शिकायत करने का माहौल नहीं था, जिससे हम लोगों के ठहरने वरने के लिए जो हम लोग खुद व्यवस्था जो बना सकते थे, क्योंकि इतने देश दुनिया से, नहीं, सैन्य के लिहाज से, हाँ, उस हिसाब से जो मैंने आपको बताया कि जो हमारी वार प्रिपेयर्डनेस में कमी थी, सैनिकों के पास जो साजो सामान होना चाहिए था वो पर्याप्त नहीं था, जिसमें मैं देख रहा था कि वो जहाँ ऊपर दूर दूर तक तैनाती है और उनके पास स्नो बूट्स नहीं हैं और वो अपने पैसों से खरीद रहे हैं, या मेजर जिस तरीके से शिकायत कर रहे थे कि हमारे पास एम्यूनेशन कम है, अगर ये वार लंबा खिंच गया तो हमारे लिए समस्या होगी। ये बड़े सबक हैं सेना के लिए भी, देश के लिए भी, कि डेमोन्स्ट्रेटिव होने से ज़्यादा हमें हमारी प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए थी। पहली बात तो एक ये पक्ष मुझे जो लगता है कि है, और दूसरी बात तो उसके बावजूद जो मैंने देखा करगिल और सब जगह पर एक भारत के प्रति, एक जो देश के प्रति जब भारत पाक का मसला आता है तो अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए लोगों के अंदर एक वो है, जज्बा है, वो एक जज्बा वहाँ महसूस होता है। अच्छा, जीत, देखिए जीत का दावा हो रहा था, लोग आशा मानते अपने देश की सेना को लेकर कि हम जीतेंगे जरूर। आप तो वहीं थे जी, आप देख रहे थे, आपके अंदर ये भावना क्या देख कर आई कि आपको लगा कि हम जीत कर ही? सर ये फुल फ्लेज्ड वार नहीं था। हाँ। जीतना भी आसान था, कोई ऐसा भी नहीं। ठीक है, 500 से 750 के आसपास जवान मारे गए, 1500 से ज्यादा घायल हुए, बस वो स्ट्रेटेजिक पोजीशंस ऐसी थी जिसकी वजह से तकलीफ ज्यादा थी, वरना भारतीय सेना के लिए
कुछ नहीं था ये। समस्या इससे ज्यादा उसके पीछे की साजिश की थी। ये तो कवर देने वाले लोग थे जो ध्यान मीडिया का पूरी दुनिया का भटकाए हुए थे, वो इंट्रूडर्स थे। बड़ी साजिश जो थी श्योक रिवर की तरफ से धीरे धीरे पाकिस्तानी सेना का आकर के हमारा जो अक्सर जो बटालिक और काक्सर वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र से पूरा लद्दाख और करगिल के रास्ते को काट देने की साजिश। अच्छा, वो साजिश ज्यादा खतरनाक थी। हम लोग इधर कवर के लिए चिंतित थे, लेकिन सेना को मालूम था, सेना से ही बल्कि मुझे सेना के अधिकारियों से पता चला कि ये पीछे पीछे मूव करना चाहते हैं। अच्छा। कि इसको, इस लड़ाई को प्रोलॉन्ग करके पीछे से मूव करके आके हमें वो अलग रास्ता काट सकते हैं। और जैसा देखा जाए, अगर लद्दाख वाला वो रास्ता काटते हैं तो हमारे लिए वहां पर पहुंचना मुश्किल होगा, क्योंकि जो 60 किलोमीटर का ये द्रास का जो पैच है ये पूरी तरह एक्सपोज था और यहाँ पर सारे इंट्रूडर्स ऊपर पीक्स पर बैठे हुए थे। यहाँ चाहे 4875 से लेके 5100 से लेके आप 5140 तक सारे आप देखेंगे सब इंट्रूडर्स बैठे थे, जो हमारा यहाँ से रसद और एमुनिशन जा रहा था, जिन उनको रोकने का काम कर रहे थे। बिल्कुल। तो ये साजिश जो है, ये साजिश पर ध्यान रखने की जरूरत है और आगे की रणनीति उसी हिसाब से बनाने की जरूरत है। तो उसमें ये भी देखने की जरूरत है कि अग्निवीर इस भूमिका में कितने महत्वपूर्ण होंगे, या जिस तरीके का एक फौजी होता है, जिस परमानेंट होता है, उसके अंदर वो देशभक्ति जो कुर्बानी का जज्बा होता है, वो अग्निवीरों में आएगा कि नहीं। आज के मौजूदा हालात में अगर हम करगिल को याद करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है सीखने की करगिल से, कि क्या हम अग्निवीर जिस तरीके से एक निजी कंपनियों के हिसाब से एक सेना तैयार कर रहे हैं, लॉजिस्टिक सेना, आप भी समझ रहे हैं। लेकिन ये पिछले दिनों के आप चाहे यूक्रेन रशिया वार भी देख लीजिए, तो इतना तो सबक लेने की जरूरत है कि आपके जो फौज होती है, जो रेगुलर फौज होती है, उसका जज्बा कैसा होता है, और एक इस तरीके के हार्ड फौज होती है, उसका जज्बा आपने शिंजो आबे वाले में जापान में देख ही लिया। तो मेरा ये कहना कि दो ये इस तरीके के सबक हमारे सामने हैं, जो सैनिक और राजनीतिक सवालों पर वो ठीक है। जीत का ऐलान आपके लौटने के बाद होता है। जी। क्या कर रहे थे आप? सुना आपने, भाव क्या आया मन में? तो हमें मालूम था कि एक दिन अगर फाइनल आप तो जब लौट कर आए होंगे तो सभी आपसे पूछते होंगे कि क्या जिस दिन वहाँ पर टाइगर हिल पे जो निर्णायक लड़ाई हो रही थी, हम लोगों को पता चल गया था। हम लोग द्रास से चल दिए थे, वो करगिल से निकल लिए थे। हम लोग को मालूम था आज फाइनल एक्शन होना है, तो हम द्रास में हम लोग रुकना भी चाहते थे, है ना। लेकिन बदकिस्मती थी कि हम लोग को हमको मालूम था आज क्लियर हो जाएगा, हम लोग टाइगर हिल खाली करा लेंगे, क्योंकि जिस तरीके से डिप्लोमेटिक एफर्ट्स भी चल रहे थे अंदर, तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान भी सस्टेन करने की हालत में नहीं था। तो हम लोगों को ये क्लियर था। तो लेकिन हम वहाँ से जैसे श्रीनगर पहुँचते रात को एक्शन होता है, और वो एक्शन लोगों ने अपने अपने ढंग से अपने टीवी चैनलों में दिखाया, वार रिपोर्टिंग जिसे आजकल बताया जाता है। तो हम लोगों को मालूम था कि बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो सबक था, और जो हमारे जो जवान मारे गए 700 के आसपास, वो एक दर्दनाक था, वो दर्द ज्यादा था। वो ये युद्ध जैसा युद्ध नहीं था, ये प्रॉक्सी वार था। लेकिन प्रॉक्सी वार के हिसाब से भी हमारी जो तैयारी नहीं थी, तो वो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि वो एक कमी थी। और आकर के हमने, मेरी स्टोरीज जो थी वो नॉन पेरिशेबल टाइप की थी। जब तक वार चल रहा था अगले 5, 7, 10 दिन तक, तब तक मैं उन स्टोरीज को लगातार एक के बाद एक चलाता रहा और उन स्टोरीज को वो करता रहा। तो मेरे पास काफ़ी माल था यार, जिसको मैं इस्तेमाल करता रहा। और जब जीत की घोषणा हुई तो वाकई में उस वक्त आप लोगों की पीटीसी भी लगती थी आपकी स्टोरीज में? जी हाँ, हम लोग की तो पीटीसी। ये तो फिर जब जनता तक ये चीज़ें जाती होंगी, तो जनता के नज़र में, तो जब आम जनता से आप मिलते होंगे इस फील्ड को छोड़ के, तो उनमें तो उत्सुकता बहुत रहती होगी ये जानने की कि क्या सच में वहाँ क्या हो रहा है। तो इस तरह की भी कोई एक्सपीरियंस रहा आपका? हाँ, लेकिन काफ़ी लोग जब भी, मतलब अगले 1-2 साल तक तो लोग पूछते ही रहे। मेरे बच्चे एयरफोर्स बाल भारती में लोधी रोड में पढ़ते थे, तो वहाँ के भी डायरेक्टर्स और सब लोगों से चर्चा हुई, तो वो लोग भी मेरा फील्ड का एक्सपीरियंस शेयर करते रहे। एक अच्छा लगा।
तो एक ही इस देश के अंदर एक सेना के प्रति सम्मान का भाव है, तो जी। लोग उसको जानना भी चाहते हैं कि किस तरीके का है। तो ये एक अच्छा अनुभव रहा जीवन का, और यही वजह थी कि जब आपने मुझे आमंत्रित किया तो मुझे अच्छा ही लगा कि एक बार फिर से उन चीज़ों को याद कर पाऊंगा। तो लेकिन इसी आकांक्षा के साथ कि ऐसा फिर अब कभी दोबारा ना हो। बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया आपका। और ये बातचीत आप सुन रहे थे, कारगिल की आंखों देखी पर हम बात कर रहे थे, उन पत्रकारों से बात कर रहे हैं इस सीरीज में जो लोग वहां गए, युद्ध क्षेत्र में युद्ध को कवर किया। उन्होंने मानवीय त्रासदी से लेकर जो दो देशों की सेनाएं आपस में लड़ रही थी और उसके पैरेलली कई सारी जो बातें चल रही थी, जिस तरीके से नमाज पढ़ने और पूजा पढ़ने वाली बात सामने आई, और ऐसी ही तमाम ऐसी कहानियां, और कैप्टन विक्रम बत्रा को लेकर भी जो कहानी है, वो सब कुछ जो सामने आया, यही कोशिश है कि देश जो है वो एक अलग परिप्रेक्ष्य में इस पूरी परिस्थिति को देखे। 99 के युद्ध को कवर करने वाले लोगों ने कैसे युद्ध को देखा, ये भी हम चाहते थे कि देश जाने, और यही कोशिश हमारी जो है वो लगातार जारी रहेगी।